ओके, वो माइक चलेगा। हाँ, छोटा होना पड़ा टू द कंटेंट लेवल। नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो उसमें सबसे पहले आपको पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द proportions of the carbon which is present in the earth's crust as well as atmosphere। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि there are a dash elements in the nature। ओके, मैंने बोला हमें आपको बता दूं, फिर पूछा मैंने, तो अब आप मुझे बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन इन अ रिसेंट टाइम। हाँ, चलेगा, तुम्हें जो पता है वो बता दो। नो, आर्यन, जीत, वेद, 113। आर्यन, देख आज फ्रेंड जग रहा है, बराबर, सोए तो 118 इज करेक्ट आंसर। ओके, और उसमें से 104 नॉन थे बहुत टाइम पहले, फिर 114 हुआ, एंड देन आज के टाइम में ईच एंड एवरी 118 टू 118। ओके, स्टेट द प्रोपोर्शंस ऑफ द कार्बन। अब हाँ, मैं वो बता रहा था कि आउट ऑफ दिस 118 विद द यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन कुछ अलग लेवल पे ही है। ओके, कार्बन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म मैनी कंपाउंड्स, और खास करके वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जरूरी है, लाइक एमिनो एसिड, प्रोटीन, फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज, यस और नो। तो इस सब के पीछे कौन है? कार्बन। लेकिन ज्यादा डिटेल्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर है जो आप 12th साइंस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, बड़े बड़े 4 सब चैप्टर्स, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन रिलेटेड स्टडीज को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम वो डिटेल्स तो जब 12th साइंस 11th साइंस में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, अगर जाएंगे तो, मतलब कुछ लोग अपनी फील्ड चेंज करेंगे ना, तो ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से तो मेरा पूरा क्लास मेरे साथ 11th-12th साइंस में आने वाला है? अपना देख लो, बाद में जाए, बराबर। बट होप्स हो कि मैं आपको ऐसा ही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप अच्छे से सस्टेन कर पाओ, फिर अपने खुद की विलिंगनेस पे होता है, खुद की स्ट्रेंथ पे होता है। अच्छे मार्क्स के बाद भी कॉमर्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाता। ओके, दैट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, तो बात की बातें है, लेकिन अभी हमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, और वो हमारा स्टार्ट होगा कार्बन से। कहां से स्टार्ट होगा? कार्बन। तो स्टेट द प्रोपोर्शंस ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज एटमोस्फेयर। तो ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? मैंने अभी तो याद करवाया कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स के जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है, ऑल आर मेड फ्रॉम द कार्बन, है ना, कार्बन के ही कंपाउंड्स है। एंड दैट्स वाई जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है, दैट इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमोस्फेयर इज क्वाइट। हाँ, बट ये जो अमाउंट ऑफ द कार्बन है जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिल सकता है या तो फिर एटमोस्फेयर में, वो काफी कम है, कम है। ओके, क्यों? क्योंकि फ्री फॉर्म में नहीं मिलता ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलता है, लेकिन कौन से फॉर्म में मिल रहा है? मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स एंड, आपको आगे के सारे चैप्टर्स में मैंने सिखाया होगा कि CO3 माइनस कार्बोनेट होता है, सिखाया होगा, है ना, ना मत बोलना। और HCO3 माइनस जो होता है, एक H प्लस ऐड कर लो तो HCO3 माइनस, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। किसी को अगर जानना है कि कोल का क्या फॉर्मूला होता है, तो कार्बन ही होता है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना, कोल, कार्बन। पेट्रोलियम में काफी कुछ होता है, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कैरोसिन, बहुत कुछ है। ओके, इसलिए पेट्रोलियम का डिस्टिलाइजेशन करते हैं हम। हाँ, द अमाउंट ऑफ द कार्बन इन द एटमोस्फेयर इज ओनली 0.03%। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबसे ज्यादा तो N2 है 78, उसके बाद ऑक्सीजन 21, ये दो तो 99 खत्म कर दिए। अब सेंचुरी में एक ही बाकी है जिसमें अदर गैसेस आते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ, अब ये 0.03% में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दिक्कत कर रहा है। इतने रूम में हम ये कितने 30 लोग हैं, शायद 30 ही हो गए,
तो ये 30% हम इतने रूम में बैठे हुए हैं तो भी मुझे एसी ऑन करना पड़ा, दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज ड्यू टू व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड सफोकेशन क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसको हम एक्चुअली इट इज नीडेड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नीडेड फॉर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बैलेंस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट डेंजर होता है, मैं पकड़ता हूं उनको। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता? लाइक अदर प्लैनेट्स के जैसा, दिन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा और रात को बहुत कम, माइनस में। दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच मेंटेन द टेम्परेचर एट द नाइट टाइम। बहुत लो नहीं जाने देता, माइनस में नहीं जाने देता। पता है ना अदर प्लैनेट्स में क्या है सिचुएशन, है ना? तो हमारे पास अर्थ के गोले के अराउंड एटमोस्फियर है, हवा का गोला, एंड इन विच देयर इज सम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस, जो यहाँ पे हीट को ट्रैप करके रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हाँ, बट हुआ क्या? ड्यू टू अवर पॉल्यूशन सोर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा, एंड ड्यू टू दैट एक्सिस ग्रीन हाउस इफेक्ट आया, एंड दैट क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस इज अ नॉट अ प्रॉब्लम। बात समझ में आई? कल उठ के अगर आपको कोई बोले, कोई पूछे, बोलने देना है, गलत नहीं है, बोलने देना है, फिर बोलना है कि ये मेन रीजन है भाई, इतना तो हमें इतना बेसिक पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नीडेड, बट एक्सिस ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज नॉट नीडेड। बात समझ में आया? अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी का पोपड़ा, है ना, जो डाउन लेयर होता है अर्थ का, सरफेसेस माइनिंग वगैरह करते हैं वो अर्थ क्रस्ट में से करते हैं, ऊपर का लेयर जिसमें से हमें मिलता है वो बोलते हैं अर्थ क्रस्ट में से फाउंड किया गया। जनरली हमें ज्यादा प्रोपोर्शंस में अर्थ क्रस्ट में से मिनरल्स में मेटल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेटल्स। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी पढ़नी है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अवर वी यूज इन अवर डे लाइफ इज कंसिस्ट व्हाट? कार्बन। ओके, बट हम वो ये जो है ना उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर से ही करना है, तो सबसे पहले ये बाकी सारे स्टेप छोड़ देते, यहाँ पे आ जाते। 10 चीज ऐसी लिखनी है जिसके अंदर हम मॉर्निंग में यूज करते हो। ओके, तो कौन सा? वहां से स्टार्ट होता है, वो भी हम खुद उठ के लेने नहीं जाते, मम्मी देने आती। तो ओके, पहले तो जी फिर टूथपेस्ट, बकेट, वाटर, सोप, डिटर्जेंट, कुकिंग यूटेंसिल्स, देन कप, मिल्क, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, बुक्स, कुछ भी काफी सारा जो अपनी डेली लाइफ में यूज होता है, उसमें से हमने 10 चीजों का नाम लिखा है या ना? ओके, उसमें कौन सी चीजें मेटल में से बनी है? कुकिंग यूटेंसिल्स एंड बकेट्स। ओके, कुछ बकेट्स मेटल में से बनते हैं। थिंग्स मेड ऑफ द ग्लास एंड क्ले, तो उसमें कौन आएगा? कप। बट बाकी अदर चीजें जिसमें प्लास्टिक यूज हो गया, टूथपेस्ट प्लास्टिक होता है, उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना ऊपर के, वो भी प्लास्टिक ही होते हैं, वन टाइप ऑफ प्लास्टिक है, नायलॉन में से बनते हैं। ओके, देन टूथब्रश, माय मिस्टेक, मैंने टूथब्रश को एक्सप्लेन किया। टूथपेस्ट वो एक केमिकल है, टूथपेस्ट जो है वो एक केमिकल है। वाई वी आर डूइंग ब्रश इन द मॉर्निंग? ओके, वेट, अगरबत्ती जला देते, स्मेल नहीं लगती। रखो रखो कृषा। ओके, टू क्लीन अवर टीथ, बट थोड़ा मोर स्पेसिफिक साइंटिफिकली आंसर चाहिए, बोलो। गुड, सिखाया था मैंने एसिड बेस में, है ना? आपने सीखा होगा कि जब हमारे स्वीट पार्टिकल्स अगर हमारे टीथ में फंसे रहते हैं तो फुल नाइट हमारा माउथ क्लोज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई एनोबरिक ऑक्सीडेशन से वो जो चीजें वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? और टू न्यूट्रलाइज दैट हमारी टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन का जिक्र कहाँ आएगा वो तो बताना पड़ेगा ना। तो बेस कौन से फॉर्म में होता है? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आया? हाँ या ना? वैसे वाटर में कोई कार्बन नहीं होता है ये फेंका है इधर, अदर्स में है बट कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ऐसा है। ओके, शॉप में कार्बन होता है डेफिनेटली, डिटर्जेंट में कार्बन होता है,
मिल्क में कार्बन हो सकता है, मिल्क में माल्टोज होता है, ओके, तो हो सकता है। मेडिसिन, काफी सारे ड्रग्स कार्बन में से बनते हैं, मतलब ड्रग्स, कार्बन के बिना ड्रग्स नहीं है, समझ लो, ओके। न्यूज़पेपर्स, यस, पेपर्स में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज इज द मेड ऑफ द कार्बन। बुक्स तो मैं अगेन पेजिस में बने, तो ये सारी चीजें जिसमें वाटर के अलावा सब किस में से बना है, कार्बन में से, ओके। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। There are two types of the compound in the chemistry. One is the ionic, number two is non-ionic, यानी कि covalent. Non-ionic यानी covalent. Covalent में coordinate covalent आता है, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ionic क्या होते हैं, तो listen carefully. For the stability, atoms combined with each other by exchanging their electron. That is non losing the electron बोल लो, exchanging the electron बोल लो, that is known as ionic bond, okay, या ionic compound या ionic molecules में वैसे ionic नहीं होता है, but for the attaining the stability, atoms combine with each other by exchanging the electron and making ionic bond. क्या बनाते हैं, मैं क्या बोला, मैं सब आ गया इसमें बोला है। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेंगे, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई लॉस करेगा। जो गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बन गया, जो लॉस करेगा वो, तो मैंने आयंस बोलने की जगह पे पूरा स्पेसिफाई कर दिया। तुम बोलोगे आयोनिक बॉन्ड इज मेड बिटवीन आयंस, तो फिर तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आयंस क्या रहे, आयंस किसको बोलेंगे। तो मैंने सब बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आयन अपने आप आ गए, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो गया, ionic bond. That is attraction between positive and negative. Yes or no? But when atoms combine with each other by sharing of electron, they made covalent bond. इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, लूज नहीं करेंगे, ओके, जस्ट शेयर करेंगे। क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, बराबर, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 9th में पढ़ा हुआ है हमने, एंड दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो जो आयोनिक बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। उनके कुछ प्रॉपर्टीज है, 2 मार्क्स में पूछी जाती है, याद रखेंगे, लिसन केयरफुली। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टनरशिप हुई होती है ना, पैसे ऐसे बीच में है, कोई भी अपने ले सकता है, पार्टनरशिप है, तोड़ सकता है, लेकिन उसमें क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन उधर पड़ा हुआ है, अब वापस लाने में दिक्कत है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, है ना, जल्दी से ब्रेक होने वाला नहीं है। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो पहला है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस आयन है, ऑपोजिटली चार्ज आयन है, उनके बीच में अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। दे कैन ड्यू टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस, उसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयंस भी है, एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट electricity in aqueous solution in their also in a molten state. देखो नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में सपोज NaCl की बात करें तो आपको सबसे पहले पता होगा Na जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Na+। आगे चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही है इसको, किसका कन्फिग्रेशन 281 था, फिर इसमें से 28 बना, ओके। लाइकवाइज Cl जो था 287, तो इसमें से Cl माइनस हो गया 288, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब ये Na+Cl- एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और क्या बनाएगा, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। अगर आप सोडियम क्लोराइड का अमाउंट लेते हो और दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स पास करके इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में आयोनिक सॉलिड्स कंडक्टर नहीं बनते, इंसुलेटर रहते, लेकिन यही NaCl को आप पानी में डालोगे, सॉल्यूशंस बनाओगे, क्या बनाओगे, तो Na+Cl- आयन सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेपरेट, एंड दिस सेपरेट आयन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर हुआ। एज वेल एज इन अ मोल्टन स्टेट, अगर आप पानी में नहीं डालते हो, उसको हीट करते हो, हीट करने से वो मेल्ट होता है, क्या होता है, वैसे मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहते हैं, बट फिर भी अगर आपने उतना टेम्परेचर डाल के उनको मेल्ट कर लिया, तो मेल्ट करने के बाद भी वो आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट, एंड व्हेन आयंस आर सेपरेट, फ्री टू मूव, वो वापस क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर हुई। दे आर यूजुअली सॉलिड्स, ओके। एक दूसरी बात, यहाँ पे आपने सीधा लिख दिया दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये कंसिडर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए 2 कंडीशंस डालनी जरूरी है, मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन। सॉलिड है उसमें कोई डाउट है ही नहीं, दे आर सॉल्युबल इन अ वाटर।
ओके, आयोनिक है मतलब वाटर में सोल्यूबल होते ही हैं। ओके, तो दिस आर द जनरल इंफॉर्मेशन, बट एक्चुअली में हम अब बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स की। और कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर, खुशी क्या दिख रही हो? पक्का? हाँ, ऐसे देखना है, ऐसे मेरे सामने ऐसे स्क्रीन पे देखना है, ऐसे आंखों को झुकाना है, सर को नहीं झुकाना है। चलो बोलो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। हा, ही, ली, बे, बो, का। कौन सा है? 6। कौन सा नंबर आया? 6। कन्फिग्रेशन 2 4, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर 4 लॉस करने पड़ेंगे, तो डुप्लेट हीलियम जैसा होगा, या तो फिर 4 क्या करने पड़ेंगे? गेन। ना वो 4 लॉस करेगा ना वो 4 गेन करेगा, वो पार्टनरशिप करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई कार्बन एबल टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाउ मेनी? पता चला क्यों? क्यों? उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आया समझ में? चलो, तो इनके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना कार्बन के, उनके प्रॉपर्टीज क्या है? ओके, कार्बन कंपाउंड्स ले लो या फिर सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स ले लो, क्योंकि कार्बन भी कौन से कंपाउंड्स बनाता है? कोवेलेंट। तो आयोनिक वाले से बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट। आयोनिक में क्या लिखा था? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लो। वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लिखा था, यहाँ पे पजेस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। वहां पे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा था। आप चाहे उनको सॉल्यूशन बना दो, वैसे वो वाटर सोल्यूबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं रही। और आप उनको मोल्टन स्टेट में ले जाओ तो भी वो इलेक्ट्रॉन फ्री रखेंगे नहीं, ना तो कोई आयन फ्री बनने वाला है, एंड दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते। आया समझ में? एक्सपिरेशंस। कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। कौन सा फॉर्म? वो कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, है ना? बैटरी के ऊपर रख के कर सकते हो। आपकी पेंसिल का लीड ग्रेफाइट में से बनता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते तो कोई भी जनरल रूल्स नहीं होता है, ऐसे एक दो छूट जाते, और एक दो के लिए थोड़ी ना रूल चेंज कर सकते हैं। बाकी मेजोरिटी क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसको छोड़ के? हाँ, बट वैसे अभी तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? कंपाउंड्स की, इसलिए ग्रेफाइट भी नहीं आएगा। अगर सिर्फ नॉन मेटल होता तो ग्रेफाइट ले सकते थे, बट ग्रेफाइट इज नॉट कंपाउंड। आया समझ में? तो जस्ट मैंने याद करवाया, बाकी इसमें लिखना जरूरी नहीं, बिल्कुल लिखना नहीं है। दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, मैंने बताया कि नहीं, है ना? दे विल सॉल्युबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली। किसमें सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, ये सब आता है। लेटर ऑन हम पढ़ने वाले कुछ कुछ का तो इंट्रोडक्शन आपको मिल ही जाएगा। बात क्लियर? सो दिस इज द इंट्रोडक्शनरी पोर्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बात करते हैं आगे के मेन और आईएमपी क्वेश्चंस की। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो जैसे आपने मुझे बताया कि हाहेली बेबोकाना से, पता है ना सबको 20 तक आता है कि नहीं? हाहेली बेबोकाना ओफनिसो में सिफोसक्लोआप, ओके ओके, पोटेशियम तक होता है। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम तक होता है ना? स्केडी, विक्रम, फैकोनी, कॉपर, जिंक, उसके बाद 30 तक जिंक तक। सो चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो घर पे जाके मेहनत कर लेना, नहीं तो 11th में आना, मैं सिखा दूंगा। ओके, द एटॉमिक, इधर तो नहीं जरूरत है, इधर ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6। अच्छे से बैठो, एकदम स्ट्रेट, फटाफट से बताओ एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है। ओके गुड, 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4। इसको सीधा बैठना सिखा दे, तेरे पे ऐसे झुक जाए ना। चलो, एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4। पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिटल के, नाम क्या होता है? के। दूसरी ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल नहीं, माय मिस्टेक, सेल। पहली सेल के, सेकंड सेल एल। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4। ओके, एल जो लास्ट में आया वो आउटर मोस्ट होता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
तो आप लिखोगे कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. द रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, नॉट ओनली कार्बन, any element depends upon the tendency to attain completely filled outermost cell, that is attain noble gas configuration. अब मानो कि मैं नोबल गैस में नियोन को ले रहा हूं, तो हा ही ली बेबो काना ओफनी, बोलो हा ही नी हा ही ली बेबो का ना ओ फ नी. कौन सा नंबर आया? पहले 5 थे, फिर 5 वापस आया, तो 10 नंबर हो गया. 10 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8. मतलब ये समझ में आ रहा है कि इनर्ट गैस के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है. तो कोई भी एलिमेंट अपनी रिएक्टिविटी उस तरह से ही शो करेगा कि वो किसके जैसा, कंप्लीट फिल्ड आउटर मोस्ट सेल जो किसके पास था, नोबल गैस, वैसा कन्फिग्रेशन कंटेन या गेन कर ले. मतलब कि सबके पास स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए. एलिमेंट्स फ्रेमिंग ionic compounds achieve this by either gaining or losing the electrons from their outermost cell. अभी बताया था मैंने NaCl, Na lose the electron convert into Na plus, Cl gaining the electron converts into Cl minus. तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम एंड क्लोरीन, देखा कि नहीं हमने, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है. सोडियम ने जो लूज किया वो क्लोरीन ने क्या किया, गेन, और तब जाके आयोनिक कंपाउंड बनता है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन. सोडियम में पॉसिबल था क्योंकि सोडियम का कन्फिग्रेशन था 281, एक ही इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना था. क्लोरीन के लिए एक गेन पॉसिबल था क्योंकि क्लोरीन का कन्फिग्रेशन था 287, तो उसको एक ही गेन करना था. लेकिन कार्बन के लिए तो बिल्कुल बीच वाली सिचुएशन है, 4 लॉस करना 4 गेन करना. सर इसमें क्या बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो. अरे बेटा ऐसा नहीं है, सुनो शांति से, कान खोल के देखो. इलेक्ट्रॉन गेनिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग, इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट भी हो सकती है या एनर्जी देनी भी पड़ सकती है. दोनों चीज पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन एलिमेंट. सुना मेरी बात? बट इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस में ऑलवेज एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. भाई एटम का धन है इलेक्ट्रॉन, उसकी संपत्ति है, उसके बिना एटम अधूरा है. एक कार्बन एटम में क्या क्या हो सकता है, बोलो चलो. व्हाट, हाउ कार्बन एटम इज कंप्लीटेड? तो एक न्यूक्लियस होगा, है ना, आप नहीं बोलोगे, मुझे बोलना पड़ेगा. एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, कार्बन एटॉमिक नंबर जितना 6 प्रोटॉन. 9th में पढ़ के आए तो भी कितनी सारी हिंट देनी पड़ रही है. कार्बन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 6, बराबर. न्यूट्रॉन में वेरी अकॉर्डिंग टू आइसोटॉप्स. आपको पूरा मैं डिटेल्ड पिक्चर दे रहा हूं, नहीं होते हैं, सुन लो. तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, है ना. तो 6 वाला भी कार्बन पॉसिबल है, 7 न्यूट्रॉन वाला भी कार्बन पॉसिबल है, दैट इज आइसोटॉप्स. कार्बन 13 भी आता है, कार्बन 12 भी आता है, कार्बन 14 भी आता है, मतलब 8 भी होता है. रेडियो डेटिंग प्रोसेस में कार्बन 14 यूज होता है. ओके, है या ना. चलो तो अभी हम बात करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन अभी 6 मान लेते हैं, नॉर्मल आइसोटॉप्स. इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6, तब कार्बन पूरा होता है, तब कार्बन एटम बनता है. अब कोई अपना संपत्ति दे देगा, और दे देगा तो उसको क्या देना पड़ेगा भाई, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, पैसे, एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी इसीलिए एक आध इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, एक आध निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, फिर ज्यादा नहीं. इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है. मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, सब सोडियम बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भाई, 281, मुझे सिर्फ 28 चाहिए, मैं निकाल देता हूं. तो क्लोरीन बोलेगा मैं एक ही ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास 287 है, मेरे पास एक ही जगह खाली है, आ जाएगा. तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, ऐसे नहीं हो जाएंगे. अब कार्बन बेचारा फंसा है, बोल रहा है कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो एक साथ.
बाकी सब बोलेंगे, हंसेंगे, अरे भाई हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्यों एक एक के लिए ऐसे रिजल्ट ढूंढते। हाँ? बोले मैं 4 दे दूं किसी को, बोले 4 जगह तो खाली नहीं है, क्या करेंगे देके लेके, तो फिर वो बोलेगा बीच वाला रास्ता, चलो लेना देना छोड़ो, पार्टनरशिप करते, क्या करते हैं। एंड दैट्स वाई कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कितने, 4। ओके चलो, ये स्टोरी सिर्फ कार्बन ने मुझे बताई थी, मैंने आपको बताई, हम दोनों को अपने पास रखनी है, पेपर में नहीं दिखानी है। ओके, आया समझ में। ओके चलो, हाँ तो मैं ये बात कर रहा था आगे, कार्बन एटम्स नीड टू गेन और lose 4 electrons to attain which configuration, noble, that complete octet। देखो थोड़ी केमिस्ट्री और एडवांस पढ़ाता हूं। सपोज Mg की बात करें तो मैग्नीशियम इज अ 2 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। Mg जब पहला इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद Mg में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? अगर Mg ने अपना, देखो Mg के न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, रदरफोर्ड ने बताया था, ऑर्बिटल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, तो Mg की इतनी रेडियस है, बराबर। Mg में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। आज तो चैप्टर भी चेंज हो गया है, मेरा एनर्जी भी चेंज हो गया है। हाँ चलो, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और 12 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, न्यूट्रॉन को भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, बट वो रोटेट कर रहे हैं इसलिए एक फिक्स रेडियस में घूम रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी ने एनर्जी देके निकाल दिया, तब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे, 11, बट प्रोटॉन कितने बाकी बचे, 12 के 12। पहले 12 प्रोटॉन मिलके 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 12 प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, फोर्स बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगी, कम, रेडियस क्या होगी, कम, रेडियस कम मतलब नजदीक जाएंगे, है ना, रेडियस कम मतलब नजदीक जाना, नजदीक जाना मतलब अट्रैक्शन और बढ़ जाना, अट्रैक्शन और ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से आयोनाइजेशन होता है, आयंस बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। वो एनर्जी जो आपको देनी है उसको बोलते हैं एंथैल्पी, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना इजी है। 11 का एक रीजन है कि +1 में से +2 जाने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एक्सप्लेन, बस ये एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे तो कार्बन में कहां तक जाना पड़ेगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो +3 +4, इतनी ज्यादा एनर्जी रिएक्शन में हमें देनी पड़ेगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कार्बन क्या करता है, दूसरा वे अप्लाई कर लेता है, दैट इज अगेन मैं आपको कहा ले आऊंगा, कोवेलेंट बॉन्ड पे। सो इफ द कार्बन एटम हैज गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, कार्बन गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगा, C4 माइनस एनायन। अब एनायन में सोचो, एनायन में इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐड होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन तो वही के वही रहेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या कम, पहले पहले क्या हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया था। अब कार्बन में ही सोचते हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, खुशी ध्यान दे 7, और प्रोटॉन कितने हुए, 6 के 6, 6 प्रोटॉन अब 7 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो फोर्स कम रहेगा ना, क्योंकि पहले 6 को खींचना था, अब कितने को खींचना है,
तो फोर्स कम रहेगा, फोर्स कम रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अब 7 में बढ़ा, 8 में तो और धमाचकड़ी हो जाएगी, और बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस पहुंच ही नहीं पाएगा उनको पकड़ने के लिए। 9th में और 10th में बराबर, मतलब चलो पॉसिबल है लेकिन न्यूक्लियस उतना इफेक्टिवली उसको पकड़ नहीं पाएगा, है ना। सपोज आई एम द न्यूक्लियस एंड यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। मैं ऐसे सेंटर में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे ऐसे राउंड राउंड बना के खड़े हो। एक राउंड 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा राउंड 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड राउंड जितने बचे वो, है ना, है या ना। तो मैं किनको जल्दी पकड़ पाता हूं? 2 वाले नजदीक, उसके बाद थोड़ा ज्यादा पकड़, उसके आगे, उसके आगे, बट वो जो बहुत दूर है उसके पकड़ कम। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऐड हुए उसमें न्यूक्लियस की पकड़ रहेगी नहीं। किसके? न्यूक्लियस की, कार्बन के। दैट्स वाई कार्बन में -4 पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर? अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बिकम C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with the 6 proton to hold 10 electrons. बात क्लियर हुआ है ना? ऑक्टोपस के 6 हैंड हो, वैसे कितने होते हैं? ओके 6 हैंड, ओके वैसे 8 होते, बट सही पकड़ लिया। 6 हैंड हो तो वो 6 लाडू खा सकता है ना, एक में 2 नहीं ले सकता, तो बाकी के 4 रखने किधर? तो ऐसा ही कुछ न्यूक्लियस का हुआ, किसके लिए? कार्बन के लिए। एंड सो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच इज, अगर मान लो कि हम दे भी दे तो भी वो स्टेबल नहीं है, किसी ना किसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन छूट जाने वाले, और छूट जाने वाले तो दिए क्यों? बात क्लियर हुई ना? ओके दूसरा, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4+ आयन कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर्ड, मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। पहले में दिक्कत नहीं है, पहला निकलने के बाद दूसरा रेडियस कम हो गया, चोरी हो गई एक बार उसके घर, इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर वो दूसरी बार निकलने नहीं देगा, सिक्योरिटी और टाइट, दूसरा भी निकल गया, सिक्योरिटी और टाइट, और अट्रैक्शन और अट्रैक्शन और रेडियस कम, रेडियस और कम हो गया तो यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? चलो, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन। अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ओनली जस्ट 6 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे। कितना छोटा रेडियस हो जाएगा सोचो, और इस तरह से एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, मतलब कैटायन नॉट एटम, C4+ बन गया था, कैटायन इज अनस्टेबल, दैट्स वाई 4- भी नहीं बन सकता, 4+ भी नहीं बन सकता। तो सर +1 बनाए तो फिर क्या मतलब? हमें तो मेन काम ऑक्टेट कंप्लीट करने का था, और उसमें तो 4 निकालने पड़ रहे थे या 4 देने पड़ रहे थे, इसलिए +1 +2 +3 -1 -1 2 -2 3 तो पहले से नहीं सोचा। क्लियर? ओके, इन शॉर्ट कार्बन कैन नॉट कंबाइंड बाय फ्रेमिंग इलेक्ट्रोवैलेंट और अ विच बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। Hence, carbon by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with other atoms, other elements form a molecule. Now listen, पहले तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो या आयोनिक बोलो सेम है, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। अब तेरा दुख मेरा दुख एक जैसा, है ना, 2 10th वाले मिले तो बॉड की दुख की बातें चल जाए, है ना। ए ट्यूशन वाला दूसरे ट्यूशन वाले से मिले तो दुख दुख में दोनों खुश बट जाए, है ना। और जाने दो ना, मेरे अमित सर तो रहने ही नहीं देते, पेपर मांग रहे हो, अरे मेरे सर भी ऐसा ही है, टेस्ट पे टेस्ट लेने, ऐसे बात ही चलती रहती है ना। बट हालोल में सबसे ज्यादा कौन से ट्यूशन वाले दुखी हैं? वो क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं, वो दुखी है। ओके नहीं, अभी दुखी दुखी क्या हाइपरबोला वाले ही घूम रहे क्या? फाइल महंगा है, कुछ लोग तो कल के दिन गायब हो गए थे। नंबर था ना भाई कल तुम्हारा ब्रज? हाँ तो फाइल लेके आयो आज, फाइल लायो। ओके, हिसाब होगा यहाँ पे, पूरा पूरा हिसाब होगा, है ना। चलो, तो अब बेटा कार्बन का दुख कौन समझ सकता है? देखो, आपका दुख दूसरा क्लासेस वाला नहीं समझ पाएगा, है ना। बट दृष्टि अगर HST वाले किसी से मिलेगी, है ना, वो अंजलि के साथ बात करेगी तो अंजलि समझ सकती है कि क्या पेपर लिखने का क्या दुख होता है। यस और नो? तो बेटा कार्बन का दुख तो कौन समझ पाता है?
कार्बन, मतलब कार्बन मेक बॉन्ड विथ कार्बन, क्लियर। एंड उसके जैसे दूसरे और एक दो हैं जो उसको हेल्प कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना, दूसरे फ्रेंड भी बना के रखने पड़ते हैं ना। तो कार्बन ने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इज द बच्चा ऑफ एटॉमिक, बच्चा ऑफ पीरियोडिक टेबल, छोटा सा बच्चा। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, उसको क्या इलेक्ट्रॉन का पता है, कुछ भी नहीं पता उसको, तो एक ही है उसके पास, तो वो किसी को भी दे सकता है, किसी से ले सकता है, कोई इसका छीन के ले जाता है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बहुत मस्ती करता है, और ऑक्सीजन उसको बार बार क्या करता है, पहले बुलाता है लेट मेक बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है OH, है ना, और फिर जब ऑक्सीजन की गरज खत्म, हाइड्रोजन को भगाएगा, तो हाइड्रोजन एज अ H+ निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा, ऑक्सीजन को, है ना। तो ऐसे इस तरह से कार्बन के दुख में दूसरे भी पार्टनरशिप करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, है ना। पीरियोडिक टेबल में सब उसके अराउंड छोटे 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 अरेंज है, पीरियोडिक टेबल अगर आपने 9th में स्टडी किया हो तो, ओके, नहीं किया है तो मैं बोल दिया, याद रख लो, बाकी अभी स्टडी में नहीं जाएंगे। ओके गुड। वैसे अगर आप समझ सकते हो हाईली बेबोकाना से, कार्बन के आगे पीछे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, फ्लोरीन होता है ना, इस तरह के एलिमेंट के साथ भी वो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करके क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अ बॉन्ड, लिसन, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, दैट इज valence electron of two atoms is covalent bond. The said electron belong to the outermost cell of both atoms. outermost cell वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टनरशिप करते हैं या बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं। कोई भी इनर वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्ट लेगा नहीं, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो। एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेंडिंग द विच कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। आया समझ में? ओके, तो समझते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट इज H2 बाय द विच बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कीजिए, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, एंड हेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में कितना, 1। ओके, हाइड्रोजन में K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इट्स रिक्वायर ओनली 1। सर यहां पे क्यों 1? लिसन लिसन लिसन, बाकी सब में छोड़ के 8, बाकी सबको 8 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के नजदीक वाला इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम। हीलियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो इनर्ट है, एक्सपिरेशंस, बाकी सब में 8 चाहिए। बट हाइड्रोजन हीलियम ऐसे हैं जिनमें 2 में भी बात खत्म, क्योंकि उनके पास सिर्फ K सेल है। कौन सी सेल है, K, और K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बात समझ में आई? 2 hydrogen atoms share their electron and form the which molecule? Hydrogen, H2 molecule. Atoms combined, molecule is formed. As a result, each hydrogen atom attains the electronic configuration of nearest noble gas like helium, which has a 2 electron in the K cell. And these valence electron are shown by dots and cross. Okay, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ब्रेक हो गया ब्लर, बट ये लिखा हुआ है H, हाइड्रोजन का स्पीयर, यहाँ पे क्रॉस, ये अनदर हाइड्रोजन का स्पीयर, ये दोनों ने पार्टनरशिप की, बीच में आ गया क्रॉस एंड डॉट। तो देखो अभी स्पीयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2 आ गए, हो गया कन्फिग्रेशन स्टेबल। और इस तरह से जो शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, इसलिए H बॉन्ड H बना, विच इज नोन एज H2। क्या बोलते हैं इसको, H2 मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर? देखो यहाँ पे लिख के दिया है, द सेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड also represented by short line। एक शॉर्ट लाइन बीच में ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? आपके एक और के चक्कर में मेरा कुछ बिगड़ रहा है। चलो Cl2 कर लेते फटाफट। Cl2 का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 17, 2, 8, 7। KLM, इनर को मारो गोली, वो कभी पार्ट लेते नहीं है, तो कौन रहा आउटर में, M, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1-1 क्या करेंगे, पार्टनरशिप, है ना, है ना। जब एक जैसे 2 मिलेंगे तो पार्टनरशिप करेंगे। ताकतवर के साथ कोई लूजर आदमी मिलेगा तो एक्सचेंज होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो पॉजिटिव बनने का ट्राई करेगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करेगा।
एंड दैट्स वाई वो एक दूसरे को मिल गए तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्लोरीन क्लोरीन तो एक ही जैसे हैं, इसलिए वो पार्टनरशिप करेंगे। क्या करेंगे? टू क्लोरीन एटम, ओके, यहाँ पे हमने देखा कि इट्स रिक्वायर्ड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल एम सेल। एम में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। दो क्लोरीन एटम एक दूसरे को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? क्योंकि एक की जरूरत है। बात क्लियर ना? ऑफ each of M cell to form the molecules of chlorine. As a result, each chlorine atom attains electronic configuration of nearest noble gas. क्लोरीन के बाद आएगा आर्गॉन, 18 एटॉमिक नंबर, ओके, जिसमें M सेल जो है वो कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगी। तो देखो एक क्लोरीन के अराउंड 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, वैसे 7 इधर है ना, और ये दोनों बीच में आ गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, तो क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन फॉर्म हो गया। बात क्लियर? कंफर्म? एक और, चलो H2O। H2O में क्या है? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब जो एक ही है, H2 है और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, ओके। उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? 8। कंफिग्रेशन क्या होगा? 2, 6। ऑक्सीजन हैज अ 6 इलेक्ट्रॉन इन रिक्वायर्ड, बोलो, एटॉमिक नंबर आए, कंफिग्रेशन आए तो 3 पॉइंट तो कवर हो जाए, है ना। चलो, ऑक्सीजन सेज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको 6 है तो 2 चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसके साथ? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच के सेल ऑफ विच एटम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, इसलिए 2 लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है। एंड फॉर्म विच मॉलिक्यूल? देखो, यू कैन सी H2O में, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2, 2, 4, 5 और 6 है कि नहीं? और हाइड्रोजन में कितने? 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ए हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ। अब सर्कल के देखो 8 हो गए, इस साइड सर्कल के हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसमें सर्कल में हाइड्रोजन के 2 हो गए, है या ना। तो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। और जिसने बॉन्ड बनाने में पार्ट, शेयरिंग में पार्ट लिया ही नहीं, वो ऐसे के वैसे है, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लिया उसको क्या बोलते हैं? और ए जो डैश बन गया है, मतलब कि ए वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन और ए वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो गए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? ओके, ए जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको लॉन पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आगे जाके काम आएंगे। ओके, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा 10 नंबर पे? नियॉन, विच हैज द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द विच सेल? एल। वाइल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया? हीलियम, ओके, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से सेल में? के सेल में। बात क्लियर? हाँ ना, बस आज यहां तक। और NH3 जो बाकी बचा इसके जैसा, फिर CH4 लेटर ऑन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।